Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JKSSB Adda 614. I hope you all are doing great and also preparing well for your exams. आज हम करने वाले हैं हमारा टॉपिक कंप्यूटर्स के ऊपर टॉप 100 PYQs जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने ऐसे MCQs बिल्कुल भी ऐड नहीं करने करे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी होंगे और रिपीट हो रहे होंगे, बिकॉज मुझे पता है कि वो चीज़ें आप बार बार पढ़ चुके हो, उन चीज़ों को बार बार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बीच में फंसते हैं, तो आज मैंने ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें ऐड करे हुए हैं। तो आप इससे अपनी प्रेपरेशन देख सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आज सीखने को मिलने वाली हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, तो ये आपने ज़रूर पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। What is the full form of DDL in Database Management System? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में DDL की फुल फॉर्म क्या है? डोमेन डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डिमांड लैंग्वेज, डेटा डेस्टिनेशन लैंग्वेज और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका अभी रिसेंट जो है 5 और 6 एग्ज़ाम में किसी एग्ज़ाम में ये पक्का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितनी भी फुल फॉर्म्स है वो सारी आपने पढ़ के जानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताइए। इसका राइट आंसर है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। ये आपका बेसिकली एक लैंग्वेज होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये आपकी जो डेटाबेस स्ट्रक्चर है और डेटाबेस रिलेशनशिप, इसको डिस्क्राइब करने के लिए और मैनेज करने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ होती है। तो ये आपका SQL जो है इसी का एक सबसेट माना जाता है और इसके बहुत सारी जो है इसके यूजेस होते हैं, जैसे कि आपके जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना हो, मॉडिफाई करना हो। ठीक है, और उसके अलावा आपके जो है कॉमन इसमें चीज़ें आपको मैं बता दूं, ये क्या करता है, आपके नया टेबल क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद अगर टेबल को ऑल्टर करना हो वो, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉन्ट फॉर OCR? OCR आपने पढ़ा होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। तो इसका जो यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉन्ट है वो क्या है OCR के लिए? ऑप्शंस हैं इसके OCR-B, OCR-C, OCR-D और OCR-A। तो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। अगर किसी को ये आता है तो ये बहुत अच्छी तैयारी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका OCR-B। ठीक है, तो ये यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉन्ट है OCR के लिए, और ये आपको मैं बता दूं, ये 1968 में किसने डिज़ाइन किया था? आपके एड्रियन, ADRIAN, एड्रियन फ्रूटिगर, FRUITGER। ठीक है, इन्होंने ये आपका डिज़ाइन किया था किसके लिए? OCR के लिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, जो आपने पढ़ा होगा, जिसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी जो टेक्स्ट में कोई भी अगर इमेज छुपी हुई होती है, ठीक है, उसको ये मशीन रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करता है। मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए, OCR ये एक प्रोसेस है। क्या करता है ये? आपकी जो टेक्स्ट की जो इमेज होती है उसको मशीन रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करता है। जैसे कि अगर आपने कोई भी फॉर्म या रिसीट को क्या करना हो, स्कैन करना हो, तो आपका जो कंप्यूटर होता है जो क्या करता है कि स्कैन को ही एज एन इमेज फाइल में ये सेव कर लेता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। बैकग्राउंड कलर ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। बैकग्राउंड कलर जो होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, वो कौन से व्यू में दिखता नहीं है बैकग्राउंड कलर? ऑप्शन है वेब लेआउट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू, रीडिंग व्यू और प्रिंट लेआउट व्यू। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई विल से, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है और ये व्यूज़ में बच्चे फंसते ही फंसते हैं, तो आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। इसका राइट आंसर है आपका प्रिंट प्रीव्यू। तो जब प्रिंट प्रीव्यू आप देखते हो ना कि आपका प्रिंट किस तरह से आएगा, आप उसका प्रीव्यू करते हो, तो उसमें जो बैकग्राउंड कलर होता है डॉक्यूमेंट पे वो नहीं दिखता है। ठीक है, बाकी सब में दिखता है, ये आपको ध्यान रखना है। वेब में भी दिखता है, रीडिंग में भी, प्रिंट लेआउट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS स्क्रीन? तो MS स्क्रीन में जो रूलर है उसमें क्या नहीं दिखता? टैब, स्टॉप बॉक्स, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट और सेंटर इंडेंट।
दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सेंटर इंडेंट। ठीक है, ऐसा कोई इंडेंट नहीं होता है एमएस वर्ड की स्क्रीन पे, तो ये इसका राइट आंसर है, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू डैश एन एडमिनिस्ट्रेटर और अनदर यूजर कैन एक्सेस समवन एल्स कंप्यूटर रिमोटेडली। तो अगर आपने किसी और का कंप्यूटर जो एक्सेस करना हो, तो आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का आपको एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, तो वो किसके द्वारा मिलता है? वेब सर्वर से, वेब एप्लीकेशन से, टेलनेट से, या फिर इसमें से किसी से भी नहीं। तो अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट। आप बताइए कि इसके लिए जो है क्या आप यूज़ करके एक्सेस कर सकते हो। तो राइट आंसर है इसका टेलनेट। ठीक है, तो टेलनेट की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, टेली टाइप नेटवर्क। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? टेली टाइप नेटवर्क, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो आपको क्या करता है कि आप रिमोटेडली एक्सेस कर सकते हो कंप्यूटर का जो टर्मिनल होता है। ठीक है, और इस फिर आप उसको यूज़ भी कर सकते हो, आपको इसका एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या यूज़ करता है, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल जो होता है ये उसको यूज़ करता है। क्या यूज़ करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, एक और इसके अलावा आप इसके बारे में और भी पढ़ के जाइए क्या क्या है। ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट डज द LEN फंक्शन डू? LEN फंक्शन जो है ये क्या करता है? ऑप्शन है ऑल ऑफ द चॉइसेस, स्प्लिट द सेल कॉन्टेंट्स, काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ सेल, और डिलीट्स ट्रेलिंग स्पेसेस। तो जो LEN फंक्शन है वो क्या आपका करता है MS एक्सेल में, ये आपने मुझे बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार आप देखोगे पेपर में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है डिलीट्स ट्रेलिंग स्पेसेस। ठीक है, ट्रेलिंग स्पेसेस को ये डिलीट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। और जो है इसके अलावा एक और चीज़ आपको इसके बारे में याद करनी है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम्स इन एन ऑब्जेक्ट, ये भी आपको इसके बारे में याद रखना है, LEN फंक्शन जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कौन सा फंक्शन इसमें नहीं आता MS वर्ड में? ऑप्शन है अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, लाइन स्पेसिस, स्पेसिंग और अंडरलाइन स्टाइल। इनमें से कौन सा नहीं आता पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलाइनमेंट भी आता है, इंडेंटेशन भी आता है, लाइन स्पेसिस भी आता है, लेकिन अंडरलाइन का स्टाइल कुछ ऐसा हमने नहीं देखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका अंडरलाइन स्टाइल। अभी तक आपके कितने क्वेश्चन 7 में से सही हुए हैं वो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसमें आपको नोटिफिकेशन डेली की डेली मिलेंगी। और हमने जितने भी आपके MCQ सीरीज़ चलाई थी, जिसमें 2000 कंप्यूटर MCQ सीरीज़ प्लस आपके मॉक टेस्ट आपने लाए हैं, सारे के सारे पढ़ के जाइए, आपके जो है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और GK की जितनी भी हमने MCQ सीरीज़ लाई है, लेक्चर्स लाए हैं, सारे आप रिवाइज करके जाइए, आपको इसमें एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपने ये बताना है मुझे, इसकी एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन है एफप्रॉड, मैकैफे, एनपाव और फिडोरा। इनमें से बताइए कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका फिडोरा। ठीक है, तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी ये सारे के सारे आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। तो आई होप आपको ये पता हो कि एंटीवायरस क्या होता है। आपके जितने भी डिवाइसेस, कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं, उसमें से ये वायरस को डिटेक्ट करता है, जिसको, और फिर इसको डिटेक्ट करके रिमूव भी करता है। क्या? एंटीवायरस। तो बहुत सारे एंटीवायरस है, आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपका बिट डिफेंडर हो गया। ठीक है, बिट डिफेंडर याद रख लीजिए, मालवेयर वाइट्स, मैकैफे, ईसेट स्मार्ट फंक्शन, अवीरा, बहुत सारे हैं, नॉर्टन। और इसके अलावा जितने भी हैं आप पढ़ के जाइएगा, टोटल, AV एंटीवायरस, सन, क्या कहते हैं इसको, सर्फ शार्क। ठीक है, सर्फ शार्क ये भी आपका एंटीवायरस है। बिट डिफेंडर है, AVG, ईसेट, बहुत सारे हैं, इन सबको आपने पढ़ के जाना है। इनमें से क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं एंटीवायरस के ऊपर। नेक्स्ट, डैश इज अ हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन CPU दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेरीली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के टाइम पे आपका एक हाई स्पीड जो है डिवाइस होता है, CPU में जो यूज़ होता है, जब भी आप डेटा प्रोसेस करते हो उस टाइम पे ये टेम्परेरीली डेटा स्टोर करता है।
है। तो आई होप आप यहाँ तक पहुँच चुके होंगे कि ये चीज़ क्या होती है आपके CPU में। ऑप्शंस है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU, ऑक्सिलरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। तो इनमें से कौन सी है हाई स्पीड डिवाइस जो आपका डेटा प्रोसेसिंग के टाइम पे यूटिलाइज करती है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका रजिस्टर्स। क्या है इसका राइट आंसर? रजिस्टर्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो रजिस्टर्स हैं ये एक तरह की कंप्यूटर मेमोरी है, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ होते हैं? अगर आपको जल्दी से एक्सेप्ट करना हो, स्टोर करना हो या ट्रांसफ़र करना हो डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन जो कि CPU इमीडिएटली जिसको CPU ने यूज़ करना होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना होता है। और जो रजिस्टर्स जो है CPU के द्वारा यूज़ करे जाते हैं, क्या जो भी रजिस्टर्स CPU यूज़ करता है उनको ऑफन क्या बोलते हैं हम? प्रोसेसर रजिस्टर। क्या बोलते हैं हम? प्रोसेसर रजिस्टर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आपको इसके बारे में ये मेन चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट्स अ पर्सनल कंप्यूटर टू अ डायल अप इंटरनेट कनेक्शन? तो आपके पर्सनल कंप्यूटर को डायल अप इंटरनेट कनेक्शन से क्या इसमें से आपका कनेक्ट करता है? ऑप्शन है रिपीटर, हब, ब्रिज या फिर मॉडम। तो इनमें से क्या यूज़ करता है, क्या कनेक्ट करता है? ये है इसका राइट आंसर मॉडम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कंप्यूटर यूज़ करता है अगर उसको इंफॉर्मेशन को सेंड करना हो या रिसीव करना हो। किसके द्वारा? टेलीफोन लाइंस के द्वारा अगर इंफॉर्मेशन सेंड करनी हो या फिर इंफॉर्मेशन रिसीव करनी हो तो ये मॉडम का यूज़ होता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्या करता है, आपके एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं उसको ये डिजिटल में कन्वर्ट करता है और वाइस वर्सा। ये आपको याद रख, ठीक है। और ये आपका जो कंप्यूटर और आपका जो राउटर होता है और जो स्विच होता है, ठीक है, ये अलो करता है उनको कि ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सके, ठीक है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सके। क्या क्या? आपका कंप्यूटर हो गया, आपका राउटर हो गया और आपका स्विच हो गया। तो ये मेन चीज़ आपको इसके बारे में पढ़ के जानी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और एक्सप्रेशंस और एक्रोनियम्स इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर प्रिंटर्स? तो इनमें से कंप्यूटर प्रिंटर्स के रिलेटेड इसमें से क्या नहीं है? टोनर, कैट्रिज, स्पूलर और फ्लैट पैनल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लिया, अगर किसी को ये क्वेश्चन आता है तो वो बहुत अच्छी तैयारी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका फ्लैट पैनल, ठीक है। तो फ्लैट पैनल जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता है कंप्यूटर प्रिंटर्स में। और पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रिंटर होता है ये क्या होती है? आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। ये आपके ग्राफिक्स या फिर टेक्स्ट आपके इसको प्रिंट करती हैं, किस पे? पेपर पे प्रिंट करती है। और इसके कुछ कुछ पार्ट्स हैं वो आप याद रख लीजिए। एक होता है आपका शीट फीडर, ठीक है, और होता है आपका आउटपुट ट्रे। क्या होता है? आउटपुट ट्रे। इस पे लिखा नहीं जाएगा, आप लिखते जाइए, ठीक है, क्योंकि इसमें से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा आपके कनेक्टर्स होंगे, उसके अलावा आपके एज गाइड्स होंगे, फिर आएगा टोनर, फिर स्पूलर और कैट्रिज, ठीक है। ये सब आपके जो है इसके पार्ट्स हैं किसके? प्रिंटर के। तो ये सब आपने पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक वाइल कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। तो इसमें से क्या है जो कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है? आपका जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है, डेटा आपका पैकेट्स की फॉर्म में आता है, उसको ये फिल्टर करता है, ठीक है। जब ये बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है या फिर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करता है, तो ये आपने बताना इनमें से कौन सा? रिपीटर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, स्विच है या फिर राउटर है? अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। इन सब की फुल फॉर्म्स, ये इनका क्या रोल है, ये आपने पढ़ के जाना है। इसका राइट आंसर है आपका स्विच, ठीक है। तो ये स्विच है, ये नेटवर्किंग डिवाइस जो नेटवर्क डेटा ट्रैफिक इसको फिल्टर करता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको ये भी बता दूं, जो रिपीटर होता है ये क्या करता है? सिग्नल्स को रिसीव करता है, ठीक है। अगर मान लो कोई भी सिग्नल वीक होने वाला है तो ये पहले ही जो है उसको क्या कर देता है? रिसीव कर देता है, इसको पहले ही पता चल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये एक तरह का रिफ्रेशिंग स्टेशन होता है। क्या होता है? रिफ्रेशिंग जो है स्टेशन होता है। जब भी डेटा ट्रैवल करता है ना उसके लिए ये क्या होता है? एक तरह का रिफ्रेशिंग स्टेशन होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हब होता है, ये मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है। क्या होता है? हब जो होता है ना, ये मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है, ये आपको याद रखना है।
उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कितना मैं आपको बताऊं। अब जैसे कि राउटर होता है, ये एक 3 लेयर डिवाइस होता है। कितना होता है? ये 3 लेयर डिवाइस होता है, जिसमें कौन कौन सी लेयर होती है? एक होती है फिजिकल लेयर, एक होती है डेटा लेयर, और एक होती है आपकी नेटवर्क लेयर। ठीक है, और कौन सा बचा आपका? स्विच। स्विच भी क्या करता है? नेटवर्किंग डिवाइस होता है स्विच, जो हमने अभी पढ़ा। ये क्या करता है? बहुत सारी डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करता है, और डेटा जो नेटवर्क ट्रैफिक में डेटा होता है उसको फिल्टर करता है, ताकि इसमें इसका मेन काम क्या होता है कि जो डेटा होता है वो करेक्ट डेस्टिनेशन में पहुंच सके। क्या करता है ये? करेक्ट डेस्टिनेशन में पहुंच सके। और जैसे कि जो ऑपरेटिंग OSI मॉडल होता है हमारा, ठीक है, ये क्या करता है कि उसमें जो डेटा लेयर लिंक होता है एक, जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, 4 लेयर्स का होता है ना, तो उसमें जो डेटा लेयर लिंक होती है उसमें ये ऑपरेट करता है। और क्या करता है? जो आपका एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस, क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस को ये यूज़ करता है। तो ये आपको बात याद रखनी है। और जो स्विचेस होते हैं ये कॉमनली कहाँ पे यूज़ होते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क्स में। तो ये आपने याद रखना है, लोकल एरिया नेटवर्क में स्विचेस यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में? असेंबली लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट, और पाइथन इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इनमें से सही बताना है आपने, क्या है इसके बारे में। ऑप्शन है नीदर 1 और 2, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, और ओनली 1। तो बताइए क्या ये सही है? असेंबली लैंग्वेज क्या मशीन इंडिपेंडेंट है? तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है, आपको पता है कि ये एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। क्या होती है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो ये क्या करती है? कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसके साथ ये डायरेक्टली क्या करती है? कम्युनिकेट करती है। और ये किसके ऊपर डिपेंड होती है? मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, तो ये आपको मेन चीज़ याद रखनी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें पाइथन की, तो क्या ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये किसके लिए यूज़ होती है? आपकी वेबसाइट्स बनानी हो, सॉफ्टवेयर बनानी हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए काम करती है। ये बहुत सारे प्रोग्रामिंग पैराडिज्म जो है उनको सपोर्ट करती है। ठीक है, तो इसी वजह से ये आपकी बोल सकते हैं, इसको हम प्रोसीजरल एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। किसको? पाइथन को। तो इसका राइट आंसर है नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, ये आपको इसका याद रखना है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो है गलत हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ है। आपको ऐसे क्वेश्चन आजकल देखने को मिलते हैं। ठीक है, इज आर ट्रू, इन्होंने ट्रू पूछा था, लेकिन इसमें से एक भी ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू स्टार्ट अ न्यू लाइन? जब आपको न्यू लाइन स्टार्ट करनी हो सेम सेल में, MS Excel 2010 वाली जो वर्कशीट होगी, तो इसमें से कौन सी शॉर्टकट की आपको यूज़ होगी? टैब प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर, और कंट्रोल प्लस एंटर। तो अगेन दिस इज़ वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। ऑल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आपने इन सब की अलग अलग कीज़ जो पढ़ के जाना है, ऑल्ट की अलग, शिफ्ट की अलग, और कंट्रोल की अलग। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करोगे तो आप नई लाइन में एंटर हो जाओगे, सेम ही सेल में। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट मैक्रो इन MS Excel? जो MS Excel में मैक्रो ऑप्शन होता है, तो इसमें से आपने बताना है इसके बारे में गलत क्या है। सबसे पहले मैक्रो क्या है? ऑटोमेट टास्क इज अ वे टू ऑटोमेट टास्क, इट इज़ अ सीरीज ऑफ कमांड्स एक्शन। इसमें से आपने रॉन्ग बताना है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मैक्रो इज अ प्रोग्राम दैट यूजेस Visual Basic application code. Macro is quite simple, quite complex, involving large data manipulation and calculations. तो इनमें से, इन दो में से आप बताइए। ये दो मैंने बता दी कि मैक्रो जो है ऑटोमेट टास्क करने के लिए ये एक वे है, और ये कमांड एक्शंस की एक सीरीज है, ये भी है। तो इन दोनों में से बताइए अगर कोई बता सके तो। तो इसके लिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारा डेटा मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन होती है मैक्रो में, तो ये आपको याद रखना है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, और ये आपकी जो है विजुअल, क्या बोला इन्होंने? विजुअल बेसिक्स जो नहीं होती है, विजुअल बेसिक
BASIC, ठीक है, ये होती है, ये जो मैक्रो जो प्रोग्राम होता है ना, विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस को यूज़ करता है। यहाँ पे क्या था, एक्स था। तो इतनी चीज़ों को भी आपने पढ़ के जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स होल्ड द कंटेंट्स ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शंस रीड फ्रॉम और रिटन इन द मेमोरी। तो इसमें से कौन से रजिस्टर्स हैं जो डेटा कंटेंट को होल्ड करते हैं, ठीक है, जब रीड एंड राइट करना हो मेमोरी में। ऑप्शंस है हम देखेंगे, मेमोरी बफर रजिस्टर्स, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स, इंडेक्स रजिस्टर्स और प्रोग्राम काउंटर्स। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम बोलते हैं MBR, ठीक है। मेमोरी बफर रजिस्टर्स जो है ये आपको पता होना चाहिए, ये होल्ड करते हैं डेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डैश मेमोरी रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रिक करंट टू रिटेन द इंफॉर्मेशन इन मेमोरी। तो इसमें कौन सी मेमोरी है जिसको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होती है कि उसको वो डेटा मेमोरी में जब तक रखना हो, तो वो जब तक पावर है तब तक ही वो चलेगी। तो आपको पता होगा रैम एंड रोम। तो रोम जो होती है ये आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है और रैम क्या होती है, ये वॉलेटाइल होती है। यानी कि जब तक पावर है तब तक ये चलेगी, जैसे ही पावर ऑफ होगी कंटेंट लूज होगा। रोम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है आपका क्या है, ये वॉलेटाइल मेमोरी। क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी, ये आपकी होती है जिसमें आपको चाहिए होता है डेटा, ठीक है। तो ये हो गए आपके 17 क्वेश्चन हो गए, और अब तक आपके कितने सही हुए हैं वो आप बताइएगा। Next question, which input device convert analog information into digital form and can be used for doing fine works of drawing and image manipulation? इनमें से input device बताइए जो analog information को convert करती है into digital form, और ये आपके drawing या फिर image manipulation जो होता है ये काम करने में भी ये help करती है। ठीक है, तो ये आप बताइए, काफ़ी ज़्यादा important question है ये। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, डिजिटाइजर और ग्राफिक प्लॉटर। तो इन दोनों को तो बच्चे एलिमिनेट कर लेंगे इजीली, लेकिन इसमें कंफ्यूज होंगे, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इसका राइट आंसर है आपका डिजिटाइजर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट पेरिफेरल। क्या बोलते हैं, इनपुट, ये इनपुट पेरिफेरल होता है, ठीक है। जो कि मेन जॉब क्या होता है, ये जो एनालॉग डेटा होता है ये उसको रिसीव करता है एज एन इनपुट डिवाइस, और इसको डिजिटल रिकॉर्ड्स में ये कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो प्रोसेस होता है ना आपका, जब एनालॉग डेटा को ये कन्वर्ट करता है डिजिटल डिवाइस, डिजिटल रिकॉर्ड्स में, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं हम डिजिटाइजेशन। क्या बोलते हैं, डिजिटाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो डिजिटाइजर्स की है वो है आपकी डिजिटल कैमरा, ठीक है। तो ये जो लेंस होते हैं ना कैमरा के, ये कैप्चर करते हैं लाइट को, ठीक है। और फिर जब ये प्रोसेस करते हैं कैमरा के अंदर, फिर इसको ये डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसको रखते हैं एज एन इमेज फाइल, ठीक है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल है डिजिटाइजेशन की। तो ये आपने याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैन either be malware or hardware. The main purpose of this malware is to record the keys pressed by users on the keyboard. ये मालवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है। इसका मेन काम क्या होता है कि जब भी जो है यूज़र कीज़ को प्रेस करेगा तो ये उसको रिकॉर्ड कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पासवर्ड आपने एंटर किया तो ये मालवेयर उसको डिटेक्ट कर लेगा और फर्दर फिर इसको यूज़ करके आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हम देखेंगे, की लॉगर्स, रूट किट, वॉर्म या फिर ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है आपका की लॉगर्स, जिसको हम और क्या बोलते हैं, की स्ट्रोक लॉगर्स। क्या बोलते हैं, की स्ट्रोक लॉगर्स भी बोलते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी हम इनको बोल सकते हैं, या फिर हार्डवेयर डिवाइसेस, दोनों इनको बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं कि आपके कीबोर्ड पे जो भी एक्टिविटी हो रही है इसको सारों को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये एज अ स्पाईवेयर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जो यूजर्स जिसके बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते कि उनके सिस्टम पे ऐसा कुछ स्पाईवेयर भी है जो कि उनके एक्शंस को क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। एक तरह का ये मालवेयर भी हो गया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके अलावा ये जो की स्ट्रोकर लॉगर है ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा,
क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो हम कल क्या करेंगे 30+ मोर MCQs लेके आएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे इसी तरह के। ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इजी क्वेश्चन अगर देखने होंगे तो फिर आप क्लास में मत ज्वाइन कीजिए, बिकॉज इजी क्वेश्चन तो सारे वीडियोज़ आप देखोगे तो उसमें 10 क्वेश्चन ईजी होंगे जो बच्चों को आते होंगे, टाइम वेस्ट करने के लिए आप फिर वो करोगे, बाकी के 10 क्वेश्चन के लिए आप अपना कम से कम 1 घंटा वेस्ट करोगे। ऐसा नहीं करना है। अभी जो है आपके पास टाइम बहुत क्रुशियल है, तो आपने जो जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको बार बार लर्न करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और इनकरेक्ट अबाउट TCP/IP मॉडल। जो TCP/IP मॉडल है इसके बारे में आपने बताना है इनकरेक्ट क्या है। ऑप्शंस है TCP/IP हैज़ 4 लेयर्स, TCP/IP model is protocol independent, TCP/IP model uses a vertical approach and the full form of TCP is a transmission control protocol। तो इनमें से चारों में से बताइए इनमें से कौन सा गलत है। तो अगर हम बात करें ये इसकी 4 लेयर्स होती हैं, ये तो बिल्कुल सही है। प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक स्टेटमेंट गलत होगी। तो इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भी सही है। और ये वर्टिकल अप्रोच नहीं, ये हॉरिजॉन्टल अप्रोच फॉलो करता है, यानी कि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है आपकी बी और सी की, ये आपको पता होनी चाहिए। ये दोनों के दोनों गलत है, तो इसका राइट आंसर है ये वाला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में। 4 लेयर्स इसकी कौन कौन सी होती हैं। एक होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर, एक होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, एक होती है इंटरनेट लेयर, देन आपकी नेटवर्क लेयर। ठीक है, दीज 4 लेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मॉडल जो होता है ये प्रोटोकॉल डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? प्रोटोकॉल डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये हॉरिजॉन्टल अप्रोच को फॉलो करता है, और ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के। आज जो है बच्चे पिछले वीडियोस में बोल रहे थे कि लेवल इंक्रीज़ करो, लेवल इंक्रीज़ करो, तो आपका जो भी एग्ज़ाम का लेवल है हम उसी लेवल के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा आपको इसका कोई लेवल देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न भी आपका सेम ही रहेगा। अगर आपको आज की क्लास में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्लास कैसी रही उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। ठीक है, बाकी अगर आपको सेम जो है टाइम पे जुड़ना है जीके के लिए और कंप्यूटर्स के लिए, हम डेली लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं, अभी हम जो है 4 दिन मिनी मॉक टेस्ट करने वाले हैं जिसमें आपको 50-50 क्वेश्चंस के मिनी मॉक्स मिलेंगे। ठीक है, तो उससे आपको देखना है कितनी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी पता चलेगी। तो आप उसके लिए भी डेली जुड़िएगा। हर दिन 1 बजे आपका अभी मॉक टेस्ट आएगा, मिनी मॉक 50 क्वेश्चंस ईच, और ये 4 डेज रहने वाला है। 25 से 29 तक हम डेली ये करेंगे। ठीक है, तो फिर आप इसके लिए डेली 1 बजे जुड़िएगा, कल से वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। JK SSB Adda 614।